नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। बजट की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसके मुख्तलिफ मराहिल होते हैं और जो सबसे एक अहम मरला होता है वो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो अप्रूव करती है अगले साल के जो अहम मुआशी अहदाफ हैं। और अगर मुआशी अहदाफ की बात करें तो उसमें अगले माली साल जो GDP ग्रोथ क्या रहेगी पाकिस्तान की, और अवाम के लिए जो सबसे अहम नुक्ता है कि महंगाई की शरह क्या रहेगी, ये वो तमाम अहदाफ हैं जिसका तयन करती है एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी। और फिर जो प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है वो इन नंबर्स की मंजूरी देती है। तो आज हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे जो नंबर्स इनिशियली अप्रूव किए गए हैं कि उससे क्या पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतर हो सकती है और आम लोगों के जो हालात हैं उसमें किसी बेहतरी का इम्कान है। तो शहबाज, सबसे पहले वैसे तो ज़ाहिर है काफ़ी डिटेल्स होती हैं, मेन हाईलाइट क्या है जो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो नंबर्स अप्रूव किए हैं? देखिए कामरान, इसके 3-4 बड़े जो आपके मुआशी अहदाफ होते हैं जिसमें सरमायाकारी का हदफ होता है, सेविंग्स का, नेशनल आपकी जो ग्रोथ है GDP ग्रोथ उसका नंबर होता है और महंगाई का। ये 4 बड़े अहदाफ होते हैं। फिर सब सेक्टर जो होता है कि कौन से शोबे में कितना जो टारगेट है वो रखा जाएगा, उसकी एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी मंजूरी देती है। फिर अगले साल का जो तरक्याती बजट होगा वफाक का तो प्रॉपर मंजूर होता है और सूबे जो है वो अपना इंटीमेट कर देते हैं कि हम इतना खर्च करना चाह रहे हैं। इन सारे जो अहदाफ हैं इनकी मंजूरी एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी करती है। अनलाइक पास्ट, इस दफ़ा थोड़ी सी यूनिक चीज़ ये हुई है कि अनलाइक अ पॉलिटिशियन, इस दफ़ा जो APCC की मीटिंग की सदारत की है वो डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जहांजेब खान साहब ने की है। पहले ये होता था कि एहसन इकबाल ही डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन होते थे, तो इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने मुनासिब नहीं समझा उनको डेप्यूटी चेयरमैन बनाना, तो वो प्लानिंग मिनिस्टर है और मिनिस्टर के पास ये इख्तियारात नहीं होते CTWP की मीटिंग चेयर करना या APCC की चेयर करना। तो एहसन इकबाल साहब ने बेहतर समझा फिर एक गैर मुल्की दौरा ही कर लिया जाए। तो वो जो एक पाक सेटेलाइट लॉन्च हुआ उसकी लॉन्चिंग के लिए वो चाइना चले गए और एक टेक्नोक्रेट ने जो है आज पाकिस्तान के अगले माली साल के मुआशी अहदाफ और जो तरक्याती बजट है उसकी मंजूरी। इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि अगर कोई सियासतदान या एक मिनिस्टर अगर इस मीटिंग को चेयर करता तो अल्टीमेट नंबर्स पे फ़र्क पड़ता है? देखिए फ़र्क पड़ता है। जो एक पॉलिटिकल माइंड होता है वो जो लोगों की ज़रूरियात होती है उसका ख्याल रखता है, ओवरऑल चीज़ों को वो बेहतर तरीके से देख सकता है इन टर्म्स ऑफ द पीपल पर्सपेक्टिव। लेकिन जो टेक्निकली साउंड लोग होते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की वो ज़्यादा परवाह करते हैं, वो ज़्यादा चीज़ों को एक स्टेबल पाथ के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। डिपेंड करता है कि कौन चेयर कर रहा है। लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त, अगर एहसन इकबाल भी होते तो उनके पास भी शायद इतनी चॉइसेस ना होती। एक दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार। एक जो सियासतदान होता है वो बाज़ दफ़ा जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं उसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशंस ले आता है, एट टाइम्स वो ठीक भी होता है, लेकिन जो अगर हालात आपके टफ हों तो फिर वो ठीक नहीं भी होता। तो इट्स अ काइंड ऑफ डबल एज सॉर्ड। डबल एज सॉर्ड। लेकिन इंटरेस्टिंग था कि एक एक्स ब्यूरोक्रेट और एक टेक्नोक्रेट ने आज APCC के इजलास की सदारत की। कभी ये होता था उनके दौर में, जनरल मुशर्रफ के दौर में ऐसा होता था। उसके बाद तो फिर ज़्यादातर जो चेयरमैन आए, डिप्टी चेयरमैन आए हैं प्लानिंग कमीशन के, वो आपके पॉलिटिशियंस हैं। बीच में डॉक्टर दिबुनाथ भी आए थे। क्या है, क्या खबर बड़ी आज की बेहतरी का कोई इम्कान है? तो ऐसा नाज़रीन कोई इम्कानात नहीं लग रहे। लग ऐसा रहा है कि जो मुश्किल हालात आवाम के लिए हैं इस साल भी वो अगले साल भी जारी रहेंगे। उसकी वजह यह है कि अगले माली साल का जो हुकूमत ने GDP ग्रोथ का हदफ रखा है वो 3.6% रखा है। इस साल का हदफ 3.5% था लेकिन ग्रोथ हुई 2.4%। और 3.6% जो GDP ग्रोथ का हदफ है उसके साथ ही जो महंगाई का हदफ है वो 12% रखा है। महंगाई का जो हदफ है वो लगता है थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस है और जो GDP ग्रोथ का है वो इट सीम्स क्लोज टू रियलिस्टिक, क्योंकि पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें कोई बहुत बड़ी जो GDP ग्रोथ की तरफ हुकूमत कोशिश नहीं कर सकती। जैसे ही वो फिर कोई बड़े अहदाफ रखती है 5-6% के, तो उसकी वजह से फिर पाकिस्तान की इकॉनमी के जो हालात है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और आप ऑलरेडी IMF के प्रोग्राम की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। तो जो बड़े चंद अहदाफ हैं जिसमें GDP ग्रोथ का जो टारगेट रखा गया 3.6% रखा गया है। ज़राअत के शोबे का हदफ सिर्फ इस दफ़ा 2% रखा गया है। उसकी एक वजह यह है कि जो ओवरऑल कंडीशंस हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की
वो कोई अगले माली साल में कोई इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं लग रही। एक तो वजह है कि वैसे हाई बेस बहुत ज़्यादा थी, गंदम की पैदावार बहुत अच्छी हुई, जो चावल है उसकी फसल बहुत अच्छी हुई, गन्ने की फसल अच्छी हुई, लेकिन इसके जो मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं और जो इस दफ़ा गंदम के साथ सूरत हाल हुई है, जो किसानों का नुकसान हुआ है, उसकी वजह से लगता नहीं कि अगले साल कोई इससे ज़्यादा बेहतर है। 2% सिर्फ ग्रोथ का हदफ रखा है। सनतों के शोबे में कोई बड़ी बेहतरी की तवक्को नहीं है। अगले साल भी 4.4% ग्रोथ का हदफ रखा है, लेकिन इस साल से बेहतर है, जिसमें बिल्कुल ना होने के बराबर ग्रोथ ही 1.2% ग्रोथ इस दफ़ा इनकी एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी फाइनल नंबर्स आने हैं। उसके साथ ही जो खिदमत का शोबा है उसके लिए भी 4.1% ग्रोथ का हदफ है। यहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये डेवलपमेंट एक्सपेक्ट नहीं करे, लेकिन टारगेट्स अभी भी जो लग रहे हैं लो लग रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की ओवरऑल मारूजी हालात है उसमें ये काफ़ी टाइट अहदाफ लग रहे हैं। कामरान, इसके अंदर जो एक चीज़ बिफोर यू पुट अ क्वेश्चन मैं इसमें हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि ये इवन के हम 3.6% ग्रोथ की अगर बात भी कर रहे हैं तो इसको अचीव करना जो है, क्या ये हो जाएगी, और या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर इसका इन्हिसार होगा। प्लानिंग मिनिस्ट्री ने ये सारी चीज़ें आज APCC के सामने रखी हैं कि कौन से 10 बड़े जो मुहर्रिकात होंगे जिसकी वजह से अगर वो हो गए तो महंगाई और आपका जो GDP ग्रोथ का अहदाफ है वो हासिल हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो नहीं होंगे। वो अहदाफ, वो जो फैक्टर्स हैं उसमें उन्होंने जो सबसे पहले उन्होंने जो चीज़ मेंशन की, उन्होंने कहा जी कि जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस अब बीट होना चाहिए। अब ये कहने को तो एक छोटा सा एक जुमला है, लेकिन ये पूरी एक पाकिस्तान की कहानी बयान कर देता है कि ऐसे वक्त में जब आपको पता है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में होगा, हम बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो, ये नहीं हो पा रही, सरमायाकारी पहले ही 50 साल तारीख की सबसे लोएस्ट लेवल के ऊपर है, तो जो फर्स्ट कंडीशन प्लानिंग कमीशन ने जो इसमें हाईलाइट की है कि वो जो फैक्टर जो ग्रोथ की तरफ आपको लीड करेंगे वो है अपबीट कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर। होता है नहीं होता है वक्त बताएगा। दूसरी चीज़ जिसमें आपका भी इंटरेस्ट होता है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि अगर पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम आएगा तो फिर आप GDP ग्रोथ हासिल कर सकेंगे। सियासी इस्तेहकाम होगा तो रुपया स्टेबल होगा, रुपया स्टेबल होगा तो महंगाई का हदफ हासिल होगा। तीसरा उसके अंदर उन्होंने जो फैक्टर है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन अंडर द IMF प्रोग्राम। अब IMF के प्रोग्राम का वक्त के ऊपर होना ये बहुत ज़रूरी है, और फिर हो के उसको स्टेबलाइजेशन को जो अभी चल रही है इनकी फेज उसको कंटिन्यू करवाना, और जब जैसे ही आप स्टेबलाइजेशन फेज में होते हैं काम, उसमें फिर आपके पास जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं वो नहीं रहते। अगली जो बात उन्होंने की है जी कि आपको स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज जो है रिफॉर्म्स की, वो स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सर सूरत हाल ये है कि AJK में प्रोटेस्ट हुए, प्राइम मिनिस्टर साहब पीछे हट गए और थोड़ा सा दबाव पड़ा। जो स्टेट और एंटरप्राइजेस के जो बोर्ड्स थे उनकी तश्कील नो की थी वज़ीर आज़म ने, उससे लगता है पीछे हटेंगे। उसके हवाले से कल हम के प्रोग्राम में डिटेल में भी बात करेंगे। फिर जो सपोर्टिव मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज की बात की, अब ये जो चीज़ है IMF के प्रोग्राम में आपको सपोर्टिव इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसीज नहीं मिलती। IMF आपको टाइट पॉलिसीज की कहता है। ये वजह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसा कोई गुंजाइश नहीं होगी कि शरह सूद में कम करें। अब ये फैक्टर इतना बड़ा है, ये फिर ओवर शेडो कर देता है जो 3.6% ग्रोथ का हदफ है। फिर उनका जी आपके जो गैर मुल्की कर्जे हैं और जो इनफ्लोज आने हैं, दोनों चीज़ें उसमें वो सस्टेन होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और मौसम भी अच्छा होना चाहिए। ये भी एक शर्त है, क्योंकि ज़राअत में अगर 2% भी ग्रोथ लेनी तो अच्छा मौसम होना चाहिए, पेस्टिसाइड्स, बाकी जो उसकी खाद है उसकी अवेलेबिलिटी, और लास्ट उनका जी एक्सचेंज रेट भी मुस्तहकम होना चाहिए। कुछ चीज़ रह तो नहीं गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये गलत तो उन्होंने नहीं कहा कि ये ऐसा ही है कि अगर मैं अपनी आमदन में इजाफा करना चाहता हूँ, अगर इंडिविजुअल भी अप्लाई करें तो ज़ाहिर है उसके लिए शर्त है कि आपको मेहनत करना पड़ेगी, काम करना पड़ेगी। अगर आप मैं एक टारगेट रख लेता हूँ कि जी मैंने अगले पूरे साल इतने पैसे कमाने हैं, ये वाली गाड़ी खरीदनी है, नया घर खरीदना है, प्लॉट लेना है, तो उसकी शर्त यही होती है कि फिर उसके लिए आपको क्या क्या काम करने पड़े होंगे। तो ऑब्वियसली ये तो जब तक आप वो सारे लवाजमात पूरे नहीं करेंगे तो फिर तो मुमकिन नहीं है। दूसरा इसके अंदर जो एक और जो फैक्टर है कि मसलन जो महंगाई की शरह है आवाम के लिए वो बहुत इंटरेस्ट है उसमें, कि पिछले 2 साल के मुकाबले में तो एक कंसिडरेबल आपको उसमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है कि महंगाई की जो बढ़ने की रफ्तार है वो कम होगी। अगर 12% है, गवर्नमेंट ये कह रही है, जो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं लाइक जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वेल नोन इकोनॉमिस्ट हफीज़ पाशा साहब, उनकी जो अपनी स्टडी है या उनका जो भी फार्मूला है उसके तहत तो वो कह रहे हैं कि अगले साल 19 से 20% तक रहेगी। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? डू यू थिंक कि जो पाशा साहब की जो स्टडी है दैट इज़ मोर रियलिस्टिक, या फिर कोई जो फार्मूला है उसमें डिफरेंस है जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है और जो हफीज़ पाशा साहब अप्लाई कर रहे हैं?
देखिए, हुकूमत हमेशा ओवर एम्बिशियस होती है अपने जो इन्फ्लेशन का जो हदफ है उसको लेकर। इस साल का जो टारगेट था वो 21% था एवरेज इन्फ्लेशन का, उसके बावजूद 26, 27 या 25% के आसपास आपकी महंगाई की शरह इस साल रहेगी। हदफ जो हुकूमत सेट करती है, इसको हासिल करने की जो जिम्मेदारी होती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की होती है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो महंगाई को, उसकी जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। वो मुसलसल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको मिस कर रहा है। अब बात आ जाती है डॉक्टर हफीज पाशा साहब की। पिछले दिनों मेरी एक ब्रीफ सी मुलाकात हुई पाशा साहब से, वो इस्लामाबाद आए हुए थे, तो यही चीज़ें डिस्कस हो रही थी। मैंने कहा गवर्नमेंट जो है कुछ 12% के करीब टारगेट कर रही है, IMF का ख्याल है कुछ 13% महंगाई होगी, तो आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में उनका जो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है और उसके अंदर उनके जो 2 फैक्टर्स उन्होंने जो लिए हैं, जो IMF के जो टैक्स के हवाले से उनकी डिमांड्स हैं पाकिस्तान से, अगर उनको आप जहन में रख लें, और जो उन्होंने करेंसी की डिवैल्यूएशन की बात की अपनी रिपोर्ट के अंदर, कुछ 329 रुपये का $1 वो रफली ले रहे हैं, तो कहते हैं इन दोनों चीज़ों को अगर आप फैक्टर इन कर लें तो एवरेज जो महंगाई की शरह है अगले साल उनके ख्याल में 19 से 20% होगी। एक चीज़, आज जब APCC का इजलास हुआ उसमें वजारत खजाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे भी होते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रेप थे उन्होंने कमेटी को उनका ये ख्याल था कि ओवरऑल तो उनको ये जो टारगेट्स हैं इन लाइन लग रहे हैं, लेकिन उनका जी बजट में क्या आता है हमें कुछ नहीं पता अभी। उन्होंने कहा जी बजट हमारे सामने नहीं है, तो अगर बजट में कुछ ऐसे मैयज लिए गए जिससे महंगाई हुई तो फिर ये 12% का जो हदफ है वो मुश्किल होगा। अच्छा, इसमें एक जो फैक्टर है ऑब्वियसली पाकिस्तान में महंगाई की शरह में इजाफे की एक बहुत बड़ी वजह जो पिछले 3-1 साल में रुपए की जिस तरीके से बेकदरी हुई है। अब हफीज पाशा साहब की जो एस्टिमेशन है कि शायद अगले माली साल में एवरेज जो है वो 329 नहीं, हफीज पाशा की नहीं है ये डॉक्टर साहब की नहीं है, ये IMF ने जो नंबर अज्यूम किया अपनी रिपोर्ट के अंदर, जो लेकिन जो मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये जो माली साल अब क्लोज हो रहा है इसमें भी शायद IMF का और जो कुछ इंडिपेंडेंट जो व्यूज थे वो यही थे कि ये 300 से भी क्रॉस करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनएक्सपेक्टेडली रुपए की जो कदर है वो स्टेबल रही। तो ये भी जो स्टेबल उस तरीके से नहीं था, असल में शॉर्ट टर्म में स्टेबल था। इसी रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ और अच्छा कि आपने पॉइंट रेज कर दिया, पिछले साल का जो एवरेज एक्सचेंज रेट आया था वो 245 रुपए का आया था एवरेज, ठीक है, 2022-23 में। इस माली साल का अभी तक का जो एवरेज एक्सचेंज रेट है वो तकरीबन 285 रुपए है। आपके इस वक्त 279 रुपए के ऊपर है जो डे ट्रेडिंग हो रही है आपकी, एवरेज 285 है। कुछ 13.5% की रुपए की कदर में इस साल भी कमी हुई है। एक जो चीज इसके अंदर कही गई है आज की मीटिंग में, जो डिस्कशन में भी आई है, इसके वर्किंग पेपर में भी आई है, वो ये कि रुपया वो और जो पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं दोनों अंडर प्रेशर रहेंगे अगले माली साल में। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल डेट की रीपेमेंट्स हैं वो काफ़ी हैवी आ रही हैं अगले साल। चलें यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो एक और नंबर है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने, ऑफ कोर्स वो अगले जो माली साल में जो डेवलपमेंट बजट है, तरक्याती बजट जिसे कहते हैं, वो कितना होगा, उसमें काफ़ी इजाफा किया गया है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो बजट पेश होता है उसमें एक अहम जो कंपोनेंट है वो होता है डेवलपमेंट बजट के। अगले पूरे माली साल जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें तरक्याती जो प्रोग्राम है उस पर कितना खर्च करेंगी, क्योंकि उसका फिर डायरेक्ट लिंक होता है। जब गवर्नमेंट पैसे लगाती है तो उससे जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी एक आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। तो इसमें आई थिंक बिफोर के हम जो एब्सोल्यूट नंबर डिस्कस करें, जो मेरे लिए आई थिंक वैसे तो कम ही चीज़ें होती हैं कि गवर्नमेंट की आप अप्रिशिएट करें, कि इसमें जो अप्रूव किया गया है कि जो एक हमेशा से हम आपको पता है कि पार्लियामेंटेरियंस के नाम पर एक जो डिस्क्रेशनरी फंड्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, अरबों रुपए के वो बंदर बांट करते हैं ताकि वो अपने हलकों में वो काम कर सकें और जो भी है उसे पॉलिटिकल माइलेज ले सकें, वो खत्म कर दी है स्कीम। डू यू थिंक दिस इज द राइट दिस इज एन एक्सीलेंट डिसीजन, जिसका मैं खुद मेरा ख्याल 2012-13 से इसके खिलाफ लिख रहा हूँ कि ये जो पार्लियामेंटेरियन स्कीम्स हैं जिसके में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, जिसके आप भी बड़े इफेक्टिव हुए थे आपके इलाके चकवाल में। उस वक्त जो सड़कें बनी थी, मैंने खबरें की, वो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, वो सड़कें रुक गई, फिर बाद में बनी तो सही लेकिन डबल कॉस्ट पे बनी। इसमें होता ये है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग क्यों बुरी होती है? जो कोई भी रेगुलर मंसूबा मंजूर होता है वो एक प्रॉपर फोरम पे जाता है, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी होती है, उसके बाद इकोनॉमिक कमेटी होती है, सॉरी एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल होती है, वो जाती है वहाँ पे, इसका प्रॉपर एक टेक्निकल फाइनेंशियल इसका रिव्यू होता है। वो भी परफेक्ट सिस्टम नहीं है लेकिन फिर भी एक सिस्टम मौजूद है।
ये जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है ये किसी भी प्रोसेस से गुजरे बगैर एक एस्टिमेट बनते हैं, वो ज़िले से आते हैं, ज़िले में कौन होता है जो आपके कंसर्न जो मेंबर होते हैं नेशनल असेंबली के या सेनेट के, उनकी रिकमेंडेशन होती है, तो एक ऐसा मनसूबा बनता है जिसमें खदशा हमेशा से यही रहा और ये कहा भी जाता है कि जो एक्चुअल जो स्पेंडिंग होती है 60-70% बाकी पैसा या तो ज़ाया हो जाता है या ओवर बिलिंग होती है या ये करप्शन के बैक में चला जाता है। आमतौर पर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये उन मंसूबों पर खर्च होता है कि कोई एक मोहल्ले की सड़क पक्की करवा दी, कोई नाली बनवा दी, कोई इस तरह के काम करवा दिए, हालांकि ये काम लोकल गवर्नमेंट्स के करने के हैं, या अगर लोकल गवर्नमेंट्स हैं तो सूबाई हुकूमतों के करने के, सूबाई हुकूमतों के। बट चूंकि जो एमएनए होता है जो वोट लेके आता है उसने वादे किए होते हैं। अगर कोई एमएनए है वो अपने हल्के में जाता है तो अगर वहां पे सड़क खराब है तो वो तो कहेगा जी, वो जो वोटर तो कहेगा जी आप तो सड़क बनाएंगे तो मैं आपको वोट दूंगा, वो वादा हो जाता है। फिर इनकी मजबूरियां होती हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स करना। ये फैसला केयर टेकर गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था, जो इस साल का जो जिसको इन्होंने नाम रखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको मैं हमेशा कहता था कि नोबल नाम ये पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। एसडीजीज को खत्म करने का फैसला इसी माली साल में हो गया था। उसकी जो रिवाइज एलोकेशन थी कोई 61 अरब रुपए थे। अगले साल में अभी तक इन्होंने इसको जीरो रिफ्लेक्ट किया हुआ है। अब एक इजलास और होना, एपीसीसी हतमी बॉडी नहीं है। एपीसीसी की जो सिफारिश होती है वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में होती है और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को चेयर करते हैं वजीर आजम। अब देखते हैं कि वहाँ पे चूंकि चारों सूबाई हुकूमतें भी होती हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करते हैं और जो स्पेशल रीजन है उनके चीफ, और ये कोalition गवर्नमेंट भी है, कोalition गवर्नमेंट भी, तो वहाँ पे एमपीएस के ये प्रेशर सस्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी तक तो इन्होंने इसको जीरो पे रखा हुआ है। जैसे मैं भी बोल रहा था अगर ऐसा इकबाल तो हो सकता है वो डिफरेंट व्यू आज की मीटिंग में इसके ऊपर लेते। दूसरी एक और यहाँ पे खबर भी है। खबर ये है कि अभी तक इस हुकूमत ने बावजूद इसको मतलब 3 माह हो गए इक़्तिदार में आए हुए, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की तश्कील 9 ही नहीं हुई। ठीक है, तो अब टेंटेटिवली प्लानिंग मिनिस्ट्री का ये ख्याल था कि पीर वाले दिन एनईसी का इजलास होगा और इसमें इसकी हतमी मंजूरी ले ली जाएगी। तो अभी मेरी इसमें प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में आने से पहले बात हुई तो कंसर्न लोगों से उन्होंने कहा जी अभी तक तो इसकी तश्कील 9 नहीं हुई, अगर ये सैटरडे या संडे को हो जाती है तो हो सकता है कि फिर इसका मंडे को इजलास हो जाए, और अगर नहीं हुई तो फिर चूंकि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं चाइना 4 जून को पीएम चाइना जा रहे हैं, जब वो वापस आएंगे तो उनकी वापसी पर इसकी जो इजलास होगा। लेकिन वापस आएंगे। अच्छा, उसमें ये जो आपने कहा कि अभी ये हतमी नंबर नहीं है, अब ये पिछले साल के मुकाबले में तो या मौजूदा जो माली साल है रिकॉर्ड इंक्रीज है, 1220 अरब रुपए रखे गए, 21 अरब रुपए रखा गया है। तो ये नंबर हतमी है या इसमें भी रद्दोबदल? इसमें रद्दोबदल होता है, ये हमेशा से होता है। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के इजलास में डिस्कशन होती है एनईसी की, क्योंकि जो आईनी इदारा है ये इस तमाम अहदाफ को हतमी मंजूरी देने का, वो तो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है। वहां पे हो सकता है प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करे इसको बढ़ाना है या इसको रिटेन करना है, ये उनका। इसमें आईएमएफ की कितनी से है? क्योंकि उनका तो कोशिश यही होती है ना कि आप अपने अखराजात को कंट्रोल करें। फिस्कल फ्रेमवर्क जो आईएमएफ के साथ तय हुआ था उसमें तो तकरीबन 1000 अरब रुपया था पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तो अब जो इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने अपना जो प्रपोज किया वो 1221 अरब रुपया। इसमें नाज़रीन इनकी जो अभी भी 1221 अरब पिछले साल के मुकाबले में, तो अगर ओरिजिनल बजट देखें उसके मुकाबले में तो ये 30% ज्यादा है, और जो एक्चुअल खर्चा इस साल एक्सपेक्टेड है उससे तकरीबन 63% ज्यादा है। इसके बावजूद के ये जो साल चल रहे से ये 30 से लेकर 63% ज्यादा बजट है, फिर भी जो जरूरियात इस साल अगले माली साल की असेस हुई है, प्लानिंग मिनिस्ट्री ने और कंसर्न मिनिस्ट्रीज ने की है, वो तकरीबन 2500 अरब रुपया कम अज कम चाहिए अगले माली साल में जो भी मंसूबे चल रहे हैं, जो हुकूमत की प्रायोरिटीज हैं उसके ऊपर काम जारी रखने के लिए। तो उसके मुकाबले में जो बजट दिया गया है वो सिर्फ 43% दिया गया। इसका नुकसान ये होता है जितनी कम एलोकेशन होती है उतनी ही फिर उसकी जो प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन में उसकी कंस्ट्रक्शन में डिले होता है, और डिले होने की वजह से फिर उसकी कॉस्ट जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। 1221 अरब वफाकी बजट रिकॉर्ड, लेकिन अभी भी काफी नहीं है। दूसरी जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर और जिसको अप्रिशिएट करने की भी जरूरत है कि लग ऐसे रहा है कि वफाकी हुकूमत ने ये जो तरक्याती बजट बनाया है इसको जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आईनी रिक्वायरमेंट्स है उसको सामने रखकर बनाया गया है। जो सोशल सेक्टर है जो आईनी तौर पर सूबाई हुकूमतों की मंजूरी है उसके बजट में 59% कमी तजवीज़ की गई है, और उसके मुकाबले में वो बड़े जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके बजट में तकरीबन 59% इजाफे की तजवीज़ दी गई। ये एक अच्छा खासा इसके अंदर इंक्रीज आ रहा है। जो इसमें खास तौर पर जो एक चीज मैंने नोट किया कि आमतौर पर देखा यह जाता है कि जो पीएमएलएन का फोकस है वो सड़कों के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक की जो तजवीज किया हुआ बजट है उसमें जो तवानाई के मंसूबे हैं उसके ऊपर फोकस ज्यादा है।
जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ओवरऑल एलोकेशन कोई 553 अरब इस साल की थी ओरिजिनल, और अगले साल 877 अरब है, जिसमें इजाफा दिखाया गया 59% का। लेकिन जो तवानाई के शोबे के लिए पैसा इस साल रखा गया था 121 अरब, अगले साल के लिए 378 अरब रुपया सिर्फ तवानाई के मंसूबे के लिए है, और जिसमें 212% का इजाफा है कंपेयर टू दिस कामरान। अगर आप आ जाएं सोशल सेक्टर के ऊपर, सोशल सेक्टर का जो इस साल का बजट है जो इन्होंने अप्रूव किया था वो 203 अरब रुपए का था, और 203 अरब रुपए के मुकाबले में अगले माली साल के लिए सिर्फ 83 अरब रुपया रखा गया है, और ये 83 अरब जो है 120 अरब 59% कम है। इसमें जो बड़ा कट लगा है 2 जगहों पे लगा है। एक तो वो जो पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स है वो भी इधर शो होती थी, 61 अरब रुपया वो निकल गया, ठीक है। और दूसरा हायर एजुकेशन कमीशन का जो बजट था इस साल का था तकरीबन 60 अरब रुपया, और अगले साल ये तजवीज कर रहे हैं उसको 21 अरब रुपया, और 65% कटौती यहाँ पे हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में। तो ये प्रायोरिटीज अगर आप देखें, इसमें एक जो चीज मुझे आई थिंक जाहिर है कि जो एनर्जी हमारा सेक्टर है, हम इस पर डिस्कशन भी करते रहे हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है बिजली की, अगर आप बात करें हमने इतने बिजली घर बना लिए हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसका यूज़ कम है। तो ये इसमें आखिर क्या 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 ऑन गोइंग मनसूबे हैं, जो बड़े डैम्स भी कई तामीर हो रहे हैं, क्या उस मद में इन्होंने इतना बड़ा पैसा रखा है? क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख्याल है, या इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं, कि एनर्जी के ऊपर जितना हमने पैसा लगा लिया, अब उसकी एफिशिएंसी को बेहतर करने की जरूरत है, मजीद शायद नए मनसूबे इमीडिएटली हमें नहीं चाहिए। तो ये किसके लिए? 2 तरह के मनसूबे होते हैं एनर्जी के। एक तो डैम्स है, जैसे मोहम्मद डैम इस वक्त कंस्ट्रक्ट हो रहा है, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, दयामिर बादशाह डैम। अब दयामिर बादशाह डैम के 2 हिस्से हैं, एक उसका जो डैम इटसेल्फ है पानी की स्टोरेज के लिए, उसके लिए अच्छा खासा पैसा अगले साल रखने की तजवीज़ है, और दूसरा उसका जो पावर जनरेशन वाला है उसके ऊपर कल के प्रोग्राम में मेरा ख्याल बात करनी चाहिए, उसके लिए हुकूमत को भी पैसे नहीं मिल रहे। वो अभी उसके ऊपर उस तरीके से बजट में अब देखने वाली बात है, वो जब डिटेल डॉक्यूमेंट आएगा कि उसके हवाले से क्या है। लेकिन यहाँ पे लग ये रहा है कि ज़्यादा पैसा उधर जा रहा है, और जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो इसमें वाटर रिसोर्सेज के अंदर भी जैसे उसकी एलोकेशन जैसे अभी इस साल की 148 अरब रुपये है, और अगले साल 284 अरब रुपया रखा है, 92% ज़्यादा प्रपोज करें। तो वाटर और एनर्जी दोनों साइड्स के ऊपर इनका फोकस लग रहा है कि अब दयामिर बादशाह में देखने की जरूरत है कि ये जो एनर्जी के लिए इतना ज्यादा पैसा रखा हुआ, क्या इसमें वो शामिल है उसके लिए, उसका जो पावर कंपोनेंट है उसके लिए पैसा रख रहे हैं, क्योंकि हुकूमत को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा। बाकी 2 जो इसमें पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो बजट्स हैं तरक्याती, वो अनचेंज हैं, वो टोटल दोनों का मिला के इस साल भी 51 अरब है और अगले साल भी। एक और जो डिस्प्यूट आजकल अराइज हो रहा है बिटवीन दी फेडरल गवर्नमेंट और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है कि जो इजला जो फाटा के थे जो मर्ज हो गए हैं अब खैबर पख्तूनख्वा में, उसके लिए हुकूमत बजट हर साल रखती है। 57 अरब रुपये इस साल रखा हुआ है और अगले साल का भी 57 अरब रुपया रखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है अपनी जो कमिटमेंट्स है उनको यहाँ पे वो पूरा कर रही है। Another important thing which is again in line with the National Finance Commission requirements, इस साल के बजट में फाइनेंस डिवीजन के जो बजट था उसके अंदर तरक्याती बजट की मद में 168 अरब रुपया रखा हुआ था। ये पैसा वजारत खजाना खर्च नहीं करती, ये पैसा बेसिकली जो वफाकी हुकूमत सूबों के अंदर जाके स्कीम्स को फंड करती है उनके लिए पैसा ये रखा जाता है। तो उसको भी अच्छा खासा इन्होंने कम करके मेरा ख्याल इस दफ़ा उसको 60 अरब कर दिया है, और इससे भी अच्छी खासी वहाँ पे इनको जो सेविंग आ रही है। क्लाइमेट चेंज के लिए इन्होंने पैसे थोड़े से ज़्यादा रखे, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए कोई इन्होंने अगले साल के बजट में रख दिया है 15 अरब रुपया। तो ओवरऑल तो अभी तक जो एलोकेशंस हैं उसकी सेंस बनती है, और इन्होंने कोशिश की कि एनएफसी के साथ उसको अलाइन रखें और उन मंसूबों के लिए पैसा ज़्यादा रखें जहाँ पे उसकी वाकई ज़रूरत है लोगों की लाइफ चले। प्रैक्टिकली जब फाइनली मंडे को अगर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग होती है तो क्या ये जो हतमी नंबर्स हैं इसी को वो अप्रूव करते हैं या उसमें कोई रद्दबदल होगा? यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आज क्योंकि 31 मई है तो कुछ नंबर्स जो महंगाई की बात करेंगे कि क्या महंगाई की जो रफ्तार है वो उसके बढ़ने में कमी आ रही है, आगे की क्या प्रोजेक्शंस हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। 31 मई है और होपफुली जल्द जो इस महीने जो महंगाई का नंबर है वो भी आ जाएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही है कि जो पिछले 2-3 महीने में हम ट्रेंड देख रहे हैं कि महंगाई की जो शरह है उसकी बढ़ने की रफ्तार में हमें कमी देखने को मिल रही है, और शहबाज जो गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही है कि अराउंड शायद इस महीने 14.5% जो है वो महंगाई की शरह रहे, और अगर ऐसा होता है तो ये 2 साल की कम तरीन सतह होगी।
लेकिन असल खबर ये नहीं है। असल खबर इसलिए ये नहीं है कि इसकी दो बड़ी वजूहत है। पहले तो ये बता देंगे, अगर ये 14.5% के आसपास जो भी नंबर आता है, इसकी एक तो अहमियत ये है कि ये वो लेवल है जब आज से 2 साल पहले महंगाई यकदम बढ़ना शुरू हुई थी, तो ये यहाँ से इसका स्टार्ट था। तो अगर इस लेवल पे उसकी रफ्तार हो जाती, इसका मतलब है कि एक उसमें डाउनवर्ड जो पाथ है वो उस तरफ जा रहा है जहाँ पे प्री आपको जो ये शॉक लगे थे उस पे आप चले जाएंगे। दूसरी चीज़ जो इसके लिए ज़्यादा अहम है, जिसको समझने की ज़रूरत है, पिछले साल मई में पाकिस्तान की तारीखी हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट था 38%। चूंकि बेस आपकी पहले इतनी ज़्यादा हाई थी, जो भी महंगाई हो रही है उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट आपको नंबर्स की हद तक, परसेंटेजेस की हद तक वो कम नज़र आ रहा है। क्या ये होगा इस साल, इस महीने? यस, हो सकता है इस रेंज में आपकी 13-14% की इन्फ्लेशन में जो है वो रेट उसका जो वो गिर जाए। बट क्या ये सस्टेनेबल है? असल कैच यहाँ के ऊपर है। इसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बड़े ही सीरियस क्वेश्चंस हैं। उसकी वजह यह है कि जो बजट आने जा रहा है, जिसकी अभी हतमी डेट तय नहीं है, गालिबन 10 जून के आसपास बजट होगा। उसकी वजह वही है कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी चीन जाना है, फिर ये नेशनल इकनॉमिक काउंसिल अभी तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई। वो कॉन्स्टिट्यूट अगर वीकेंड पे हो जाए तो मंडे को मीटिंग होगी, नहीं होती तो फिर हो सकता है अगले सैटरडे को उसकी मीटिंग हो। तो इन सारे फैक्टर्स से जो आपका जो डेट है बजट की वो टेंटेटिव है। बट जो बजट आएगा इट विल बी शॉकिंग फॉर द पीपल। In the words of one very senior officer of the Federal Board of Revenue, उसने कहा कि शहबाज राना इस दफा जो बजट होगा ना, इट विल बी डिस्ट्रक्टिव। उसका जो लफ्ज इस्तेमाल किया, इट विल बी डिस्ट्रक्टिव बजट। और जो बजट होता है वो खर्चों का तखमीना नहीं होता, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ये तो एक ठीक है, बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हो रही होती हैं और इसमें आपके पास चॉइस भी होती है कि बाद में आप इसको खर्चा जितना करना है कर लें, वरना आप काट देते हैं। जैसे साल 950 अरब रुपये रखा हुआ है, रिवाइज एस्टीमेट 746 अरब रुपये का है। असल जो बजट होता है वो टैक्सेशन होती है, जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है, जो हर फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच में भी उसके ऊपर कम फोकस करता है। और चूंकि इतना मोटा वो पलंदा होता है, वो टैक्स लॉस का, उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है और टाइम कम होता है। और हुकूमत की कोशिश होती है कि लेट से लेट बजट दो ताकि लोगों को कम से कम पढ़ने का मौका ले रहा हो, वो हकीकत तक ना पहुँच सके। जो IMF ने रिकमेंडेशन दी हैं, और ये मैं अब हेयर से बात नहीं कर रहा, IMF की जो रिपोर्ट है जिसमें जो बेस बनेगी अगले साल के बजट की, वो मैंने खुद देखी है, पढ़ी है। उसके अंदर उन्होंने 4 बड़े काम करने को हुकूमत को कहा। अगर जो हमने पिछले प्रोग्राम इसको ब्रीफली डिस्कस भी किया था, लेकिन एक जो चीज़ उस वक्त मेरे से भी स्किप हो गई थी, वो मैंने आज दोबारा उस रिपोर्ट के अंदर देखी है, वो दैट इज़ अलार्मिंग। वो अब IMF ये कह रहा है कि आप हर तरह की चीज़ पे टैक्स लगाओ। लास्ट टाइम हमने बोला था कि एक्सेप्ट फॉर द बेसिक फूड जो है आपके एसेंशियल फूड्स है, वो कह रहे हैं कि जो गंदम है, गंदम के ऊपर चूंकि उनके जो स्टेपल फूड है, लफ्ज़ वहाँ पे गंदम इस्तेमाल है, वहाँ पे वो है स्टेपल फूड का। अब स्टेपल फूड आपकी या गंदम है या चावल है, ठीक है। उनका जो इनकी जो खरीद फरोख्त होती है उसके ऊपर भी 10% सेल्स टैक्स लगाएं आप। अब ये कौन देगा? क्या जिम्मेदार देगा? तो ये, और अगर देगा तो डेफिनेटली 10% आपकी जो कीमत है गंदम की वो बढ़ जाएगी। और उससे जो फिर बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट आपकी हर चीज की कीमत में इजाफा, ये बड़ा ही एक मेजर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहा है। फिर राइस है, चावल इस साल पाकिस्तान ने दबा के एक्सपोर्ट किया है। बम्पर हमारी क्रॉप थी, इंडिया की तरफ से चावल की इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ इश्यूज थे, तो पाकिस्तान ने इंडियन मार्केट को भी कैप्चर किया और जो बम्पर क्रॉप लोकली उसका भी फायदा उठाया। तो जब उसके ऊपर अब 10% कम अज कम भी सेल्स टैक्स लगा दोगे तो इंटरनेशनल मार्केट में आप उस तरीके से फिर कंपेटिटिव नहीं रहोगे। दूसरा इसका नुकसान ये होगा, फिर वो ये कह रहे हैं, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, कि जो जीरो रेटिंग है, जीरो रेटिंग का मतलब ये कि आप टैक्स पे करते हो, आप उसको इनपुट ले लेते हो, आपको वापस रिफंड हो जाता है। उनका जी ये खत्म कर दें सिवाय एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स की। तीसरी बात ये करें कि और इसमें जीरो रेटिंग में जो मेजर प्रोडक्ट कौन सी आ रही है, पैकेज मिल्क, आपको जो डिब्बे का दूध है वो हिट हो रहा है, और दूसरे रिलेटेड जो और आपकी और प्रोडक्ट्स हैं, एग्जाम्पशन खत्म करने की बात कर रहे हैं। और जो आप पिछले प्रोग्राम में हमने बोला था 8वां शेड्यूल है आपका सेल्स टैक्स का, जिसके अंदर अब बहुत सारे एशिया के जो रेट्स अभी 1% है, 2 है, कहीं 5 है, कहीं 10, उनके तमाम को उठा के आप ले जाओ। उसके ऊपर 18% के ऊपर, सिवाय ये स्टेपल फूड के, और साथ उन्होंने बोल दिया एजुकेशन के ऊपर भी वो कह रहे हैं कि आप टैक्स लगाओ 10%, वहां पे भी ये कह रहे हैं। उसको भी वो जो एक सेल हो रही है, सर्विस सेल, जो एजुकेशन के ऊपर 10% आप GST लगाए। और ये जो इस किस्म की इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं, जब ये इंप्लीमेंट हो जाएंगी तो लिटरली देयर विल बी। लेकिन इसमें एक बात की वजाहत करें, देखें ये तो IMF की डिमांड है ना, अब ये पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर है कि क्या वो मन्नोअन तमाम की तमाम जो उनके मुतालबात हैं, कंडीशंस हैं, उनको वो मानते हैं, या फिर वो उसके अंदर उनसे निगोशिएट करेंगे। क्या ये अब हतमी है कि इस पर पाकिस्तान ने हर सूरत में अमल दरामद करना है, या स्टिल देयर इज अ रूम कि इनके साथ हम निगोशिएट करेंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल इनके पास जो मुज़ाकरात का कोई इतना ज़्यादा रूम है।
अब देखने वाली चीज़ है कि किस हद तक ये उसको परसू करने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने किसी सीनियर ऑफिसर से बात की जिन्होंने इन मुज़ाकरात को लीड किया विद द IMF। उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा जी क्यों स्टाफ लेवल एग्रीमेंट क्यों? उन्होंने कहा जी जब बजट होगा तो उसके बाद ही फिर वो देखेंगे। तो जो उन्होंने अपनी जो बात बतानी थी बता दी, अब आपने जो करना है आपके ऊपर डिपेंड कर। चलें लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और अहम इशू के ऊपर बात करेंगे और वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब ये कंफर्म हो गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अगले माह यानी कि 4 से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे और ये बतौर प्राइम मिनिस्टर जब दोबारा मुंतखब हुए तो उनका चीन का ये पहला दौरा होगा। अब इस दौरे से पहले ऑब्वियसली चीन के साथ हमारे बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, बायलैटरल जो कोऑपरेशन है, जो स्ट्रेटेजिक जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन होगी, CPEC का जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन एक इशू जो हालिया सालों के अंदर और लेटली जो बहुत डोमिनेट किया वो सिक्योरिटी है पाकिस्तान के अंदर, खास करके जो चाइनीज नेशनल हैं CPEC के ऊपर काम कर रहे हैं या अदरवाइज। और जो 26 मार्च को इंसिडेंट हुआ था बशाम में जिसमें 5 चाइनीज इंजीनियर्स जो हैं मारे गए थे, तो उसके बाद अब पाकिस्तानी जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनके मुताबिक उन्होंने ये लिंक एस्टेब्लिश कर लिया है कि इस वाक़े का जो ताल्लुक है वो अफगानिस्तान से है। जो 3 मास्टरमाइंड हैं कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं। और उसके साथ जो गाड़ी इस्तेमाल हुई इस खुदकुश हमले में वो भी अफगानिस्तान से ही आई थी, वहीं पर उसमें एक्सप्लोसिव लगाया गया था। जो खुदकुश हमला आवर था वो भी अफगान नेशनल था। अब इन तमाम तहकीकात के तनाजुर में कल हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के ऊपर जो सेक्रेटरी दाखिला हैं मोहम्मद खुर्रम आगा वो अफगानिस्तान गए और वहाँ पर जो उनके डेप्टी इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान के पास शवाहिद हैं उनके साथ उन्होंने शेयर किए और मुतालबा किया कि अफगान तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन करे इन लोगों को गिरफ्तार करने में और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से। तो शहबाज उसमें जो पाकिस्तान की दफ्तर खारजा की तरफ से बयान जारी हुआ उसमें तो उन्होंने यही कहा है कि अफगान तालिबान की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी तहकीकात पाकिस्तान ने की हैं उनको वो एग्जामिन करेंगे और पाकिस्तान के साथ वो ताउन करेंगे। लेकिन आज जो उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, जो वहाँ से स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो एक अटेम्प्ट कर रहा है चीन और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करने के हवाले से। तो लगता ये है कि अभी ये दौरा ऑब्वियसली वो वापस ही आए थे और जो पाकिस्तान शायद तवक्को कर रहा है कि अफगान तालिबान शायद समझेंगे, लगता नहीं है कि उनके रवैये में कोई तब्दीली इस वक्त आ रही है। देखिए ये बात हम पहले ही भी कई दफ़ा कर चुके हैं कि अफगान तालिबान को आप बिल्कुल एक सेपरेटली नहीं देख सकते फ्रॉम तहरीक तालिबान। उनकी मर्जी के बगैर वो ऑपरेट नहीं कर सकते वहाँ पे। ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हुकूमत ये बात कई दफ़ा कह चुकी है। यही वजह है कि जो दबाव आ रहा है वो अफगान हुकूमत के ऊपर आ रहा है। और ये जो उनकी एक स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की अफगानिस्तान की, उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर है कि आप अपने घर को मैनेज नहीं कर पा रहे और हमारे जो रिलेशंस हैं उसको आप ख़राब करने की कोशिश। आई थिंक इसका एक और एंगल ये भी है कि आपको ये पता है कि चीन की जो सिफारतकारी है वो पब्लिकली अपने दोस्तों को एम्बेरस नहीं करते, बट प्राइवेटली आपको पता है कि उनके बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं जो सिक्योरिटी है चाइनीज़ की। तो ये जो विजिट हो रहा है तो आई एम श्योर कि जब प्रेसिडेंट शी से भी इनकी मुलाकात होनी है तो ये एक मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। और पाकिस्तान ने ना सिर्फ अब तक होने वाली तहकीकात से उनको आगाह करना है बल्कि उनको कन्विंस करना है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के ऊपर भी एक दबाव है और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे से पहले वो तमाम जो लवाजमात हैं वो पूरे करना चाहता है ताकि चीन की क़यादत को बता सके कि जो ये वाक़या हुआ उसके बाद हमने क्या क्या तहकीकात की हैं, क्या क्या लिंक उसके अंदर एस्टेब्लिश हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि चीन किस हद तक पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तारीफ अफगानिस्तान है ना वो उसको शायद उतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, जैसे चूंकि कोई भी जो पावर होती है उसने 2 ग्लोबल पावर्स को अगर उसने शिकस्त दी हो तो वो इन चीज़ों को खातिर में नहीं लाते। लेकिन हैविंग सेड दैट अब चीन ही एक ऐसा मुल्क है जिसके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ उस तरीके से ताल्लुकात नहीं रहे। ऑल्दो जो गल्फ कंट्रीज के साथ भी तालिबान के रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं। तालिबान इस वक्त उनकी जो वेव है ना स्ट्रेंथ की वो बढ़ रही है। उन्होंने डोमेस्टिकली इकोनॉमी को भी इम्प्रूव किया है।
अभी मैं पिछले दिनों खबर देख रहा था कि उन्होंने डोमेस्टिक टैक्सेशन जो थी उसमें उन्होंने काफी रिलीफ दिया है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन कर लिया है। तो उनको, और चूंकि उनकी जो डिपेंडेंस है वो दुनिया के बाकी ममालिक के ऊपर उस तरीके से नहीं है जैसे पाकिस्तान के। पाकिस्तान तो कुछ छोटा सा फैसला अगर करता है तो या चीन नाराज हो रहा है, या अमेरिका हो रहा है, या सऊदी अरब हो रहा है, या मुत्तहिदा अरब अमारात हो रहा है। अफगानिस्तान के केस में ये एक सिचुएशन नहीं है। और दूसरा ये चीज है कि वक्त क्योंकि हमारे पास कम है कि पाकिस्तान के मुकाबले में ज़ाहिर है कि अफगानिस्तान की जो मईशत है उसका साइज भी बहुत बड़ा नहीं है, उनकी डिमांड्स भी उस तरीके से बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट ये स्टिल एक डिबेटेबल पॉइंट है। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें भी हालिया हमने देखा कि कुछ जो प्रोटेस्ट हैं अफगानिस्तान में हमें देखने को मिले। जो तालिबान मुखालिफ कुव्वतें हैं वो एक दफ़ा फिर इकट्ठा होने की कोशिश कर रही हैं और जो एक रेजिस्टेंस डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो ओवरऑल एक इंटरनेशनल कंसेंसस था रिगार्डिंग अफगानिस्तान वो अब क्लियरली टूटता नजर आ रहा है। चीन इंगेज कर रहा है। जो इस वीक ये खबर आई रशिया से कि रूस जो है वो एक्टिवली कंसिडर कर रहा है कि अफगानिस्तान के साथ फुल फ्लैज जो रिलेशनशिप हैं वो एस्टैब्लिश किए जाएं। एंड एज अ फर्स्ट स्टेप वो ये कर रहे हैं कि 2003 में जो उन्होंने अफगान तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया था, अब कहा यह जा रहा है कि रूस उस फहरिस्त से अफगानिस्तान को निकालने जा रहा है ताकि अगले मरहले में वो अफगान तालिबान के साथ या अफगानिस्तान के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो बहाल कर सकें। तो क्लियरली ये पाकिस्तान के लिए आई थिंक एक और तरह का भी चैलेंज है, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि पूरा रीजन जो मिलकर अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, खास करके उनको रिकग्नाइज करने के हवाले से जो फैसला करना है, लेकिन लगता है कि ऐसा हो नहीं रहा। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।